जब से देविका जी ने अपने बेटे की शादी की, तब से उनकी बहू सोनिया उनकी बार बार बेइज्जती किया करती थी, क्योंकि वह बहुत बड़े घराने की लड़की थी। लेकिन सोनिया के माँ बाप ने यह सोचकर अपनी बेटी की शादी प्रशांत के घर में की थी कि प्रशांत के परिवार का बैकग्राउंड चाहे जैसा हो, लेकिन प्रशांत एक अच्छी सरकारी नौकरी करता था और अच्छा कमाता था। इस कारण उसके माँ बाप ने सोनिया की शादी प्रशांत से कर दी थी। लेकिन सोनिया को उसकी सासू माँ का गांव के जैसा रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उन्हें कुछ समझती नहीं थी, लेकिन देविका जी की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वह अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार देती थी। माँ जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज मेरे मायके से सभी लोग आने वाले हैं और तुम इतनी धीरे धीरे काम कर रही हो। कल रात को ही मैंने तुम्हें सारे काम समझा दिए थे। सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करनी है, खिड़की दरवाज़ों पर डस्टिंग करनी है, कहीं भी धूल या मिट्टी की परत नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद रसोई में मैंने सब्जियां निकाल कर रख दी हैं, खाने में 4 सब्जियां बनाना है। मेरे मायके के सभी लोग नाश्ता तो करके आएंगे, लेकिन उनके खाने को तैयारी ऐसी करना कि वह देखते रह जाएं। कोई कमी नहीं होनी चाहिए खाने पीने में। बहू, खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, चिंता मत करो। और वैसे भी तुम्हारे मायके वाले दूसरी या तीसरी बार ही हमारे घर आ रहे हैं, तो मुझे तो पहले से ही मेहमानों को अच्छे से खिलाने पिलाने का शौक़ है। खूब बढ़िया खाना बनाऊंगी। कुछ सोचने के बाद देविका जी कहती हैं, बहू, मैं अगर रसोई संभालूं तो तुम ऊपर की साफ सफाई का काम देख लेना, क्योंकि दोनों काम मुझसे नहीं बनेंगे। क्या माँ जी, मैंने तुमसे रात में ही कह दिया था मुझे पार्लर जाना है। बहू, काम बहुत ज़्यादा है, साफ सफाई का काम तुम कर लो और रसोई का सारा खाना मैं बना लेती हूँ। बड़े ही प्यार से देविका जी ने अपनी बहू सोनिया से कहा। यह सुनते ही सोनिया मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी, इतने बड़े घर की साफ सफाई मुझसे नहीं होगी। वैसे भी मुझे आज पार्लर में अपना फेशियल करवाने जाना है। अगर घर की साफ सफाई करती रही तो अपना फेशियल नहीं करा पाऊंगी और फिर दोपहर तक सभी लोग आ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं घर के काम ही करती रहूं? वैसे रोज़ खाना मैं ही बनाती हूं। कभी कभार अगर आपके ऊपर काम पड़ जाए तो आप मुझे एहसान दिखाने से पीछे नहीं हटती हो। पास में बैठा हुआ देविका जी का बेटा प्रशांत कहता है, अरे सोनिया, कैसी बातें कर रही हो? माँ हमेशा ही तुम्हारे साथ किचन में हाथ बटाती है और माँ की उम्र भी तो देखो, उनकी उम्र है अब यह सब करने की। इतना सारा खाना बनाकर वह घर की साफ सफाई कैसे करेंगी? कम से कम एक काम तो तुम्हें करके जाना चाहिए। माँ ने काम करने से या खाना बनाने से मना नहीं किया है, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि सारा काम उनसे नहीं होगा, तो थोड़ा सा हाथ तुम भी बटा दो। प्रशांत की बात सुनकर सोनिया की भौहें चढ़ जाती हैं। बड़बड़ाती हुई कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी माँ ही कम है क्या जो तुम मेरी छोटी सास बनने की कोशिश करते हो? शादी के 4 महीने में मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम सिर्फ अपनी माँ की ही सुनते हो, हर टाइम अपनी माँ का ही पक्ष लेते हो। मेरी खुशियाँ तो तुमसे देखी नहीं जाती हैं। अरे जरा तेज़ बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या कह रही हो। कुछ नहीं, आंखें निकालते हुए सोनिया ने कहा, मैं सिर्फ अपने कमरे की साफ़ सफाई करूँगी। कह देना अपनी माँ से कि खाना बनाने के बाद घर की साफ़ सफाई कर ले। पैर पटकती हुई झाड़ू उठाकर सोनिया कमरे में सफाई करने लगी। सफाई करने के बाद तैयार होकर फटाफट से पार्लर के लिए निकल गई। प्रशांत रसोई में माँ का हाथ बटाने के लिए पहुँच गया। दरअसल प्रशांत देविका जी का इकलौता बेटा है। देविका जी के पति 20 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस समय प्रशांत मात्र 7 साल का था। प्रशांत के पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसलिए पेंशन के पैसे से देविका जी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया
और खूब अच्छे संस्कार दिए। हमेशा माँ बेटे दोनों साथ ही रहे हैं, तो दोनों माँ बेटे के साथ साथ एक दोस्त की तरह भी बात करते हैं। देविका जी जब रसोई में अकेले काम करती थी तो बचपन से ही प्रशांत भी उनके साथ रसोई में कुछ न कुछ करता रहता था। कभी रोटी बेलने की जिद पकड़ लेता तो कभी कुछ और काम करने की। माँ के साथ अधिक समय रसोई में बिताने की वजह से उसे रसोई के ज़्यादातर काम आने लगे थे और जब भी उसे मौका मिलता वह अपनी माँ का हाथ बटा देता था, या जब कभी माँ बीमार पड़ती तो वह माँ का ख्याल रखता, उन्हें खाना भी बनाकर खिला देता और खुद का खाना भी बना लेता था। प्रशांत अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। देविका जी के मायके में उसके माता पिता और भाई भाभी हैं। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। देविका जी उसके पति के जाने के बाद भाइयों ने उन्हें जोर दिया कि आकर के मायके में रहे, छोटा बच्चा है, कहाँ अकेली परेशान होती रहेगी, हम सब हैं तुम्हारे और उसकी देखभाल के लिए। लेकिन देविका जी ने यह सोचकर मना कर दिया कि आज माँ बाप हैं, लेकिन कल को जब माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भाभी के साथ मायके में रहने से अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में रहूं, और फिर मुझे मेरे पति की पेंशन के पैसे भी तो मिलते हैं। जब हाथ में पैसे हैं तो ससुराल में रहकर ही अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाऊंगी। वह अपने बड़े भाई से कहती है, भैया मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग हमारे पास आते जाते रहना, जब ज़रूरत पड़े तो आप लोग हैं ना मेरे लिए। यह कहकर मायके जाने से मना कर देती है। मायके में देविका जी का भरा पूरा परिवार है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। खूब शान शौकत से उनके मायके वाले रहते हैं। इन 20 सालों में देविका जी के माता पिता तो गुजर गए, लेकिन उनके भाई और भाभी ने देविका जी का खूब ध्यान रखा और हमेशा मौका पर उन्हें बुलाते रहते हैं। प्रशांत जब रसोई में गया तो कहता है, लाओ माँ मैं सब्जी काट देता हूँ, आप तब तक पूरियों का आटा लगा लो और रायते में तड़का भी मैं मार देता हूँ। मैं बाहर से एक स्टूल भी उठा कर लाया हूँ। माँ ज़्यादा देर तक खड़े रहने से आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, इसलिए बीच बीच में स्टूल पर बैठ जाया करो। और माँ इतनी सारी सब्जियाँ बनाने की क्या ज़रूरत है, 2 सब्जी बना लो, रायता और खीर है, इतने में हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, अभी घर में नई नई बहू आई है और उसके मायके से मम्मी पापा तो पहली बार आ रहे हैं, तो 2 सब्जी अच्छी नहीं लगती, कम से कम 4 सब्जी बनेंगी। इतने सालों बाद घर में रौनक आई है, बहू आई है, 4 रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ है, मुझे तो यह सब करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन माँ अपनी तबीयत का भी तो देखा करो, इतना सब करने के बाद बीमार पड़ जाओगी। और कल सोनिया ने तुमसे इतना सारा काम करने के लिए कहा था तो तुम मना नहीं कर सकती थी क्या? सारा काम अपने जिम्मे सौंप कर खुद पार्लर चली गई। वह 2 दिन पहले भी पार्लर जा सकती थी, आज ही जाने की क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा, बहू नई नई घर में आई है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगता है, उसको थोड़ा समय दो। और फिर अभी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 21-22 साल की तो है, धीरे धीरे सारी समझ आ जाएगी और घर के सारे रीति रिवाज भी सीख जाएगी। हाँ माँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि सोनिया कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, 20-21 साल की लड़की है। 20-21 साल की लड़की कोई छोटी नहीं होती है, आप तो उसे बिल्कुल छोटा बना कर रखे हुए हैं। 20 साल में लड़कियों में इतनी समझ आ जाती है कि अपना भला बुरा और सही गलत समझने की क्षमता रखती हैं, और आप भी हमेशा उसे बच्ची बच्ची कहकर सर पर चढ़ा लेंगी, और जिस दिन सर पर चढ़ जाएगी उस दिन मुझसे मत कहना कि बहू तुम्हारी सुनती नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ, उसे घर के काम बताना और घर की जिम्मेदारियाँ देना शुरू कर दो। क्या पूरी ज़िंदगी काम कर कर के थकी नहीं हो? आज बहू आई है तो आराम से रहो और जितना काम बन पड़ता है उतना करो। बहू के कहने से ज़बरदस्ती काम में मत लगी रहो, उसको छोटा बताकर मन मर्जियाँ करने में तुम साथ देती हो, यह सही नहीं है माँ। अरे बेटा, क्यों छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज़ हो रहा है?
ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। बेटे की सारी बातों को ख़त्म करती हुई देविका जी कहती हैं, बातों बातों में पता नहीं चला सारा खाना बन गया। सारे खाने को उठाकर ढक कर डाइनिंग टेबल पर रख दो। तब तक मैं अपने कमरे का और बाहर की बैठक की साफ सफाई भी कर लेती हूँ, वरना उन लोगों के आने का समय हो रहा है और उनके सामने साफ सफाई करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तब तक सोनिया का फ़ोन आता है। हेलो प्रशांत, मेरे मम्मी पापा ने शहर में आ गए हैं, बस 10 मिनट में वह आते होंगे, तो मुझे जल्दी से पार्लर से ले जाओ, क्योंकि मैं ऑटो करके आऊँगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर ही तो पार्लर है। ठीक है सोनिया, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, तुम मुझे पार्लर के बाहर ही मिलना। सोनिया के आते ही उसके मायके से सभी लोग आ जाते हैं। भाई भाभी, मम्मी पापा के साथ में चाचा चाची भी आए हैं। सभी लोगों से सोनिया बड़े ही प्यार से मिलती है और बैठक में सोफे पर बिठाते हैं। जैसे ही देविका जी को लगता है कि बहू के मायके वाले आ गए हैं, वह भी खुशी खुशी उनसे बैठक में मिलने के लिए आती है। और मिलने के बाद जैसे ही वह भी सोफे पर बैठने जाती है तो सोनिया कहती है, माँ जी सबके लिए पानी ले आइए, सभी लोग इतनी दूर से आए हैं, साथ में चाय भी चढ़ा देना। पहले चाय पियेंगे, उसके थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। ठीक है बहू, मैं अभी सबके लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर देविका जी चाय चढ़ा देती हैं और सभी के लिए पानी लेकर आती हैं। सोनिया के माता पिता एक थाल में शगुन का कुछ सामान लिए और साथ ही उसमें एक कार्ड भी रखा था। देविका जी को देते हुए कहते हैं, समधन जी हमारे छोटे बेटे की शादी है, आप सबको शादी में आना है। हाँ हाँ, हम सभी शादी में ज़रूर आएंगे। तभी सोनिया कहती है, पता है माँ जी, मेरे भाई की शादी बहुत बड़े ख़ानदान में तय हुई है, बहुत पैसे वाले हैं, 4 गाड़ियाँ हैं उनके घर में। वैसे मेरे भाई के लिए बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे, एक तो विधायक की लड़की का रिश्ता भी आया था, लेकिन क्या करें, मेरे भाई को लड़की पसंद आ गई तो इधर रिश्ता तय हो गया, वरना विधायक तो हमारे घर शादी करने के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार थे। कहते हुए देविका जी कहती हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है बहू, लड़की हमेशा बेटे की पसंद की होनी चाहिए। अब देखो, तुम्हें भी तो मेरे बेटे ने ही पसंद किया था। मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। हाँ, वह तो मैं हूँ ही सुंदर। बड़ी ही अकड़ के साथ सोनिया ने कहा, माँ जी अब इधर बैठी बैठी बातें ही करती रहोगी या रसोई में खाना भी लगाओगी? सबके खाने का समय हो गया है। सोनिया, खाना तो डाइनिंग टेबल पर रखा है, बस एक बार गर्म करना है। सोनिया की तरफ देखते हुए प्रशांत कहता है, हाँ हाँ प्रशांत, मुझे पता है, खाना डाइनिंग टेबल पर बना रखा है। आज का पूरा खाना मैंने ही तो बनाया है, सिर्फ गर्म करने के लिए माँ जी को कहा है, तो क्या माँ जी इतना भी नहीं कर सकती? सोनिया की बात सुनकर देविका जी और प्रशांत के साथ साथ उसके भाई भाभी भी हैरान थे। इतना सारा खाना सोनिया ने बनाया है, यह कैसे संभव है? क्योंकि 4 महीने पहले तक मायके में तो सोनिया किचन में झांकने तक नहीं जाती थी, कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती थी, घर का कोई काम करना नहीं आता था। अगर कभी घर में 4 मेहमान आ जाते और मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती तो भी सोनिया अपने कमरे से नहीं निकलती थी। ससुराल में आते ही उसने एकदम से इतना सारा काम सीख लिया, ऐसा कैसे संभव है? तभी सोनिया की भाभी उठती है और रसोई में जाकर देविका जी की हेल्प करने लगी। पूरा खाना खाने के टाइम पर सोनिया ऐसे दिखाती रही कि सारा काम उसी ने किया है और अभी भी देखो अपने ससुराल में वह कितना काम कर रही है। खाना खाते समय सोनिया का भाई उसको चिढ़ाते हुए कहता है, सोनिया लगता तो नहीं है कि इतना स्वादिष्ट खाना तूने अपने हाथों से बनाया है। अगर कभी मैं चाय बनाने के लिए कह देता था तो पूरा आधा घंटा लगाती थी 1 कप चाय बनाने में, और तुमने इतना सारा खाना अपने हाथ से बना लिया। इतना कहकर सोनिया का भाई हंसने लगता है। पास में खड़ा हुआ प्रशांत कहता है, अरे साले साहब, इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी माँ ही बना सकती है, बस सोनिया ने उस खाने में हाथ लगाया है। कोई बात नहीं, अगर सोनिया ने कभी मायके में काम नहीं किया है, खाना नहीं बनाया है तो क्या हो गया, धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाएगी।
मेरी माँ उसे सारा काम सिखा देगी। भले ही उसने मायके में कुछ नहीं किया है, लेकिन अब ससुराल में आकर सब सीख जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोनिया, मैं सही कह रहा हूँ ना? यह सुनकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो, उसका दामाद कितना अच्छा है। बेटी को भले ही काम नहीं आता हो, लेकिन उसे यह भरोसा है कि वह सब कुछ सीख लेगी। चार ताने तो नहीं मारता है, लेकिन सोनिया को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह पास में खड़े हुए प्रशांत से फुसफुसाते हुए कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें यह सारी बातें कहने की? थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते थे? मैंने क्या गलत कहा? जो कुछ कहा है सच ही तो है। तुम उसे झूठ नहीं कह सकती हो। झूठ तो तुमने कहा था, जिसे मैंने क्लियर कर दिया। चलिए माँ जी, अब आप भी खाने की टेबल पर बैठ जाइए। मैं आप सब लोगों को खाना परोस देती हूँ। हाथ पकड़कर टेबल पर बैठती हुई सोनिया की भाभी ने देविका जी से कहा। फिर सारा खाना सोनिया और उसकी भाभी ने परोसा। खाना खाने के कुछ समय बाद सभी लोग घर के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अब सोनिया अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। शादी में जाने के लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग की। एक दिन अपनी सास को सुनाते हुए कहती है, पता है माँ जी, मेरी माँ अपनी होने वाली बहू के लिए बहुत सारा जेवर बनवा रही है। माथे से लेकर पैर के बिछुए तक उन्होंने सोने के बनवाए हैं। अपनी बहू के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा। इस बात को सुनकर प्रशांत को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तो क्या हो गया? वह अपनी बहू के लिए ही तो सारा जेवर बनवा रहे हैं। सभी अपनी बहुओं के लिए जेवर बनवाते हैं, और फिर तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जो मेरी माँ को सुना रही हो? हमने भी तुम्हारी शादी में सब कुछ बनवाया था, यहाँ तक कि सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही खरीदा था, जेवर से लेकर तुम्हारे कपड़ों तक। फिर तुम आज यह सब बातें क्यों कर रही हो? इन सब बातों को करने का क्या मतलब है? थोड़ा सा तो सोच समझकर बात किया करो। सोनिया हमेशा अपने मायके की ही बात करती रहती हो, और फिर इस घर में जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही तो है। इतना सब होने के बावजूद तुमने भाई की शादी के लिए फिर से इतनी सारी शॉपिंग की है। मैंने और माँ ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी तुम कुछ ना कुछ मेरी माँ को सुनाती रहती हो। तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, इसको बदल लो। इस बार प्रशांत की बात का सोनिया के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। माँ का फ़ोन आ रहा है कहकर फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। आज देविका जी ने अपने बेटे से कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि शायद बेटा कहीं न कहीं ठीक ही कह रहा है। सोनिया छोटी बच्ची नहीं है जो बात बात पर उनकी बेइज्जती कर देती है। अपने मायके वालों का, माँ बाप का इतना मान सम्मान चाहती है, लेकिन मेरी माँ का सम्मान करना नहीं चाहती। अरे, सम्मान करना तो दूर की बात, मौका मिलते ही अपमान कर देती है, जबकि मेरी माँ उसके लिए कोई कमी नहीं रखती है। कितनी बार बेटे ने उसे इशारों इशारों में समझाया है, लेकिन उसे बात समझ ही नहीं आती है। दूसरे दिन सोनिया अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयार है, तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, तुम्हें तो पता है मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं। शादी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही है, बड़े बड़े लोग भी शादी में आने वाले हैं, तो तुम भी थोड़ा बन ठन के आना। अपनी सस्ती सी साड़ियाँ पहन के मत आ जाना, ना कि तो फटीचर बन के आ जाओ और मेरी नाक कटवा दो। एक बार मेरे मायके आओ, फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरे मायके में सभी लोग कितने पैसे वाले हैं। अब तो देविका जी को भी लगने लगा था कि बहू उनके चुप रहने का फ़ायदा उठाती है। जब देखो तब उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यह नहीं देखती कि उसकी सास उसे कितना लाड़ प्यार करती है, हर फरमाइश पूरी करती है, एक बेटी की तरह घर में रखने की कोशिश करती है। वैसे ही मेरा इतना छोटा सा परिवार है, सिर्फ एक बेटा है,
एक बहू की तमन्ना पूरी जिंदगी से थी कि बहू आएगी तो उसे बेटी बनाकर रखेंगी, लेकिन बहू को तो अपने मायके के गुणगान से फुर्सत ही नहीं मिलती। पता नहीं बहू कब इन सारी चीज़ों को समझेगी और कब अपमान करना बंद करेगी, तब मुझे अपना समझेगी। सोनिया के जाने के बाद एक दिन प्रशांत माँ से कहता है कि माँ, सोनिया का फ़ोन आया था, मायके में उसे मेरी ज़रूरत है, मैं चला जाता हूँ। शादी वाले दिन सुबह सुबह आपको लेने आ जाऊँगा, तैयार रहना। ठीक है बेटा, बहू के मायके में शादी है, तमाम काम होते हैं, जाकर उसकी मदद कर दो। उधर जाने के बाद सोनिया प्रशांत को कामों में इतना उलझा कर रखती है कि शादी वाले दिन प्रशांत को माँ को लाने के लिए समय ही नहीं मिलता। दोपहर के 12 बज गए। सारे कामों से फ्री होने के बाद प्रशांत सोनिया से कहता है कि वह माँ को लेने के लिए जा रहा है, तो सोनिया कहती है कि माँ को लेने जाने की क्या ज़रूरत है? क्या वह इतना चलना फिरना भी नहीं जानती है कि अपने आप मेरे मायके में सम्मिलित होने के लिए आ जाए? अब वह कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो उनको लेने जाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो सोनिया? घर में 2-2 कार होते हुए भी मेरी माँ बस के धक्के खाते हुए आएगी। सिर्फ घंटे भर का रास्ता है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी सोनिया की माँ हड़बड़ाती हुई कमरे में आती है और प्रशांत से कहती है, प्रशांत बेटा, जो शेरवानी दूल्हे के लिए खरीद के लाए थे वह साइज़ में बहुत बड़ी है, उसे चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी सोनिया के पिताजी और बड़े भाई भी किसी काम से बाहर गए हैं, तो तुम इस काम को कर दो। ठीक है माँ, आप मुझे शेरवानी दे दो और दूल्हे राजा को मेरे साथ भेज दो, मैं चेंज करवा लाता हूँ। इतना कहकर दूल्हे को लेकर शेरवानी चेंज करवाने के लिए चला जाता है। प्रशांत के जाने के बाद सोनिया देविका जी को फ़ोन कर देती है और कहती है, प्रशांत काम में बहुत व्यस्त हैं, वह आपको लेने नहीं आ सकता, एक काम करो बस से आ जाओ। सोनिया के फ़ोन के बाद देविका जी ने 1-2 बार प्रशांत को भी फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। इसलिए वह बस में बैठकर शाम तक बहू के इधर पहुंच जाती है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। सास को देखते ही सोनिया सबसे कहती है, वह देखो मेरी सासू माँ आ गई है। माँ जी बस से आई होंगी तो थक गई हैं, मैं तो बस में बैठकर कहीं जाने का सोच ही नहीं सकती, हमेशा कार से ही आती जाती रही हूँ। वह तो माँ जी को पहले से ही बस में आने जाने की आदत है, इसलिए आ जाती हैं। देविका जी को समझ में नहीं आता कि बहू उनकी तारीफ कर रही हैं या उन पर व्यंग कर रही हैं। फिर भी बहू का इस तरह से उनके बस से आने को लेकर बात करना देविका जी को अच्छा नहीं लगा। प्रशांत भी यह बात सुन लेता है और माँ के पास आकर कहता है, माँ तुम बस से क्यों आई? मैं तुम्हें लेने के लिए आने ही वाला था। अरे प्रशांत, मैंने ही माँ को फ़ोन कर दिया था आने के लिए। तुम्हारी व्यस्तता देखकर लग रहा था कि तुम माँ को लेने नहीं जा पाओगे और कहीं ऐसा ना हो कि माँ शादी में आ ही ना पाए। सोनिया को एक कमरे में बुलाकर देविका जी कहती हैं, बेटा तुम बड़ा वाला हार लेकर नहीं आई थी, यह लो मैं तुम्हारा हार लेकर आई हूँ, इसको भी पहन लो। और वैसे भी तुम इतने सारे जेवर में बड़ी सुंदर लग रही हो। लेकिन तभी पूरे कमरे में ज़ोर से बोलती हुई सोनिया कहती है, अरे माँ जी, आप इसको बड़ा हार कह रही हो? अभी तुमने मेरी होने वाली भाभी का जेवर नहीं देखा है। फ़ोन खोलकर उसमें से जेवर की फ़ोटो दिखाती हुई कहती है, यह देखो बड़े हार की फ़ोटो, यह रानी हार की फ़ोटो, और कंगन तो देखो मेरी माँ ने कितने सुंदर बनवाए हैं। पूरे 3-3 तोले के 4 कंगन बनवाए हैं मेरी माँ ने। कमरे में जितने भी लोग बैठे सोनिया की बात सुनकर देविका जी की तरफ देखने लगते हैं और देविका जी खुद को बड़ा ही असहज महसूस करती हैं कि वह कितने प्यार से अपनी बहू के लिए हार लेकर आई थी और बहू ने उनके बड़े हार को अपनी बातों से एकदम से छोटा बना दिया। देविका जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रशांत ने अपनी माँ का ऐसा अपमान देखा ना गया
उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके मायके में अपनी पत्नी का वह अपमान नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप से माँ को लेकर शादी को अधूरा छोड़कर घर वापस आने के लिए निकल पड़ा। देविका जी ने बहुत मना किया, लेकिन प्रशांत नहीं माना कि माँ अब बस बहुत हो गया, मैं उस घर में एक बेटे की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन सोनिया हमेशा आपको ही ताने मारती रहती है। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होगा और पूरी शादी में आपके साथ वह ऐसा ही करेगी जिसे मैं देख नहीं पाऊंगा। प्रशांत आधे रास्ते पहुंच पाता है कि हड़बड़ाते हुए सोनिया का फ़ोन आता है। प्रशांत तुम कहाँ हो? सोनिया की हड़बड़ाहट वाली आवाज़ सुनकर प्रशांत कहता है, क्या हुआ सोनिया? प्रशांत बहुत गड़बड़ हो गई है। जो जेवर माँ ने अपनी बहू के लिए बनवाया था, पापा उसे लेकर दुकान से घर के लिए निकल ही रहे थे कि बाइक पर 2 चोर आए और बंदूक दिखाकर पापा से जेवर का बैग छीन कर ले गए। घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। उसने पापा को धक्का भी दे दिया था, जिसकी वजह से उनको चोट भी लग गई है। बारात जाने का समय हो रहा है, घर में जेवर नहीं है। अब बताओ क्या करें? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अगर बिना जेवर के बारात लेकर जाएंगे तो उधर मेरे मम्मी पापा की नाक कट जाएगी। प्रशांत सोनिया की वजह से पहले ही बहुत गुस्से में था और आज उसे सोनिया को सबक सिखाने का मौका मिल गया था, तो वह भी गुस्साते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं? वह तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अगर उनकी इज्जत जाती भी है तो मुझे इससे क्या लेना देना? मैं तो अपनी माँ को लेकर घर के लिए निकल गया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो प्रशांत? क्या मेरे माँ बाप की इज्जत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है? वह आपको अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं और तुम माँ को लेकर घर से निकल गए हो, शादी भी अटेंड नहीं की। सही कह रही हो सोनिया, अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे बेटे की तरह माना है तो मेरी माँ भी तो तुम्हें बेटी की तरह मानती है, लेकिन तुम कभी उनकी बेटी नहीं बन पाई। हर जगह उनका अपमान ही करती हो। आज भी तुमने उनका 2 बार अपमान किया। मेरी माँ बार बार अपमान सहने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती हो तो अपमान करने का भी हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। प्रशांत की बात सुनकर सोनिया रोने लगती है। कहती है, ऐसी मुसीबत में भी तुम मुझे 4 बातें सुना रहे हो। मुझे तो लगा था तुम मेरा साथ दोगे। क्या साथ चाहिए तुम्हें? मैंने हमेशा तो तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम काम ही ऐसे करती हो कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। हमेशा बचकानी हरकतें करती रहती हो, जबकि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी तुम्हें मेरी माँ को ही सुनाना है। फ़ोन को बीच में लेती हुई देविका जी कहती हैं, क्या बेटा बहू इतनी देर से रोए जा रही है और तुम उस पर गुस्सा किए जा रहे हो? अच्छा बहू बताओ तुम क्या चाहती हो हम दोनों से? माँ जी, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि उनके पास अभी इतने सारे पैसे नहीं हैं कि इतना सारा जेवर इतनी जल्दी में बनवा सकें। सारी जमा पूंजी जेवर बनवाने में लगा दी थी, इतना सारा खर्च हो गया। तो मम्मी पापा की इच्छा है कि मैं अपना जेवर छोटे भाई की शादी में दे दूं और जैसे ही शादी हो जाएगी उसके 4 दिन बाद वह मुझे वापस दे देंगे। इससे कम से कम मेरे माँ बाप की इज्जत तो रह जाएगी। वाह, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत इज्जत है और मेरी माँ की इज्जत धूल मिट्टी। अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए तुम आर्टिफिशियल जेवर पहनने के लिए राजी हो, लेकिन मेरी माँ के सोने के गहने देखकर भी तुम उन्हें 4 सुनाने से बाज नहीं आती हो। इतना कहकर प्रशांत फ़ोन को काट देता है। आज सोनिया को एहसास हो रहा है कि वह अपनी सास के साथ जो भी व्यवहार करती थी अच्छा नहीं करती थी, जबकि उसके पति ने तो हमेशा ही उसके माँ बाप का मान सम्मान किया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और फूट फूट कर रोने लगती है कि अगर उसने अपनी सास का मान सम्मान किया होता तो शायद उसे आज यह दिन ना देखना पड़ता। थोड़ी देर में बाहर हलचल होती है कि प्रशांत और देविका जी आ गए हैं।
प्रशांत अपने ससुर जी से कुछ बात कर रहा है, जिसे देखकर सोनिया को लग रहा है कि ज़रूर कोई अच्छी बात है, क्योंकि उसके पापा के चेहरे की सारी टेंशन गायब हो गई है। हंसते हुए सोनिया के पापा आते हैं और कहते हैं, सच में दामाद जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारे जेवर को चढ़ाने के लिए हाँ कर दिया है, साथ ही साथ देविका जी ने अपना जेवर भी तुम्हें पहनने के लिए उतार कर दे दिया है कि मेरी बहू आर्टिफिशियल जेवर पहने, यह मुझे मंजूर नहीं। मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे कौन देख रहा है, उसके भाई की शादी है तो उसे बन ठन कर ही रहना चाहिए। प्रशांत वापस तो आया, लेकिन उसने और देविका जी ने सोनिया से बात नहीं की। पूरी शादी में कटे कटे रहे, लेकिन सोनिया के मन में अब अपनी सास के प्रति कुछ अलग ही भाव आ गए थे। पूरी शादी में वह सास से बात करने के लिए मौके तलाश करती रही, लेकिन बात नहीं हो पाई। शादी हो जाने के बाद जब देविका जी जाने लगी तो सोनिया सबके सामने ही देविका जी का हाथ पकड़कर उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बचपने में आकर पता नहीं कितनी सारी गलतियाँ की हैं और आपका तो कितनी बार अपमान किया है। आज जब भी उन बातों को सोचती हूँ तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि आपने तो हमेशा ही बड़प्पन दिखाया है, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ियाँ करती रही आपसे। मैं सुधार लाने की कोशिश करूँगी और आपको अपनी सास नहीं माँ बनाने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपके जैसी सास मिली। देविका जी अपनी बहू को माफ़ कर देती हैं। दूसरी तरफ प्रशांत को जब पता चलता है कि सोनिया ने उसकी माँ से माफ़ी मांग ली है तो उसे बड़ी खुशी महसूस होती है। धीरे धीरे सोनिया के स्वभाव में भी बदलाव आता है और अब वह अपनी सास का मान सम्मान करना सीख गई है। धीरे धीरे घर के कामों को भी सीखने की कोशिश कर रही है। एक समय ऐसा आया कि वह घर के कामों में निपुण हो गई और उसे घर के काम करने से कोई परेशानी नहीं होती। यह देखकर उसकी सास देविका जी भी बहुत खुश होती थी। अब कुल मिलाकर प्रशांत को भी सोनिया से किसी बात की शिकायत नहीं रही थी। अब उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी ऐसे ही बीत रही थी। तो दोस्तों, सोनिया को सबक सिखाने के लिए प्रशांत ने जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।